हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आपकी दूसरी बुक का फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से आप अच्छी तरह से वाकिफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। हिंदी में इसे संविधान बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी सेट ऑफ रूल्स होता है जो रिटन और अनरिटन हो सकते हैं। मैं सीधी सी परिभाषा ही बता रही हूँ इसकी। रिटन हो सकता है, अनरिटन हो सकता है, और जिसमें पावर कौन यूज करेगा, हु यूज द पावर ऑफ स्टेट, वो लोग कौन होंगे, उनको ऐसी पावर कहाँ से मिलेगी। और दूसरी बात है कि पावर का प्रयोग कौन कौन सी संस्थाएं करेंगी, उन संस्थाओं को मेंशन किया जाएगा संविधान में। जैसे हमारे देश में कानून बनाने का काम किसके पास है, कानून लागू करने का काम किसके पास है, और कानून को जस्टिफाई करने का काम किसका है। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट के 3 अंग बताए गए हैं, ऑर्गन और गवर्नमेंट 3। 1 is who makes the law, legislature. Second, executive, ये आपने 10th में पढ़ा है। देन जुडिशरी। इन सब की बातें संविधान में लिखी गई हैं। इसके बाद ये तो है कि सरकार में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन होंगी और वो कैसे काम करेंगे, उनके पास पावर कहाँ से होगी, कितनी पावर होगी। उसके बाद इन संस्थाओं पर लिमिटेशंस, पावर, वो ये नहीं है कि निरंकुश तानाशाह होकर पावर का प्रयोग करेगी, उन पर लिमिट्स भी लगाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि आप ये काम कर सकते हो और ये नहीं कर सकते। जैसे अभी आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, 303 सीटों के साथ ये भारत में शासन कर रही है 543 में से। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये जो चाहे कर सकती हैं। गवर्नमेंट की पावर्स पर भी क्या है, लिमिटेशंस है। और वो लिमिटेशन क्यों जरूरी हैं? क्योंकि लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं संविधान ने, ठीक है, लिखे हुए हैं संविधान में राइट्स। उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी है, और इन जुडिशरी की भी पावर है कि वो अगर गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो जुडिशरी उनमें हस्तक्षेप कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसी कानून हैं, ऐसे लॉज हैं जो लिखे हुए या अलिखित हो सकते हैं, और जिसमें गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग और लोगों के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जो इंस्टीट्यूशन है उनका जिक्र है, और ये इंस्टीट्यूशन क्या काम कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये सब कहाँ लिखा हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। हमारे देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया। जैसे ही हम 1947 में आज़ाद हुए 15 अगस्त, एक अंग्रेजी सरकार ने इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया पास किया। डिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके तहत भारत में ये कहा गया कि भारत का एक संविधान होगा, और उसे संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी। उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन लोग होंगे, इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर में आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या बेनिफिट्स हैं, और उसके बाद जो प्रोसेस हमने अपनाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उस प्रोसेस का भी जिक्र होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के लाभ और हानि हम बाद में करेंगे। पहले हम डिटेल से इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। ओके, 2 डेट तो सभी को याद होंगी। एक 26 नवंबर 1949, याद आया? ये डेट है जिसको आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। अगर आपके स्कूल लगा होता 26 नवंबर को, तो पार्लियामेंट वगैरह का अरेंजमेंट किया जाता है स्कूलों में। बच्चे की मॉक पार्लियामेंट बैठती है। पहले इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब इसको
कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान हमने स्वीकार किया था, लागू नहीं किया था, स्वीकार किया था। संविधान का कुछ पार्ट लागू हुआ था, बट इसे कहते हैं कि हमने इसको अडोप्ट किया था, अडोप्ट किया था। और दूसरी एक डेट है जिस पर हमारा रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है, वो है हमारा 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी की डेट हमने क्यों रखी? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। 29 दिसंबर 1929 को, 30 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था और जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया था कि हर 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बट स्वतंत्रता दिवस की तो डेट हो गई 15 अगस्त को। अब एक डेट, इस डेट को हिस्टोरिक बनाना था। कई बार ये पूछा जाता क्वेश्चन कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ, तो इसी दिन को के महत्व को देखते हुए फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने, जैसे 26 नवंबर को तो ये तैयार हो गया था बनके, तो हमने क्या किया, 26 जनवरी को डिसाइड किया कि हम अपना संविधान लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। शब्दों को समझ लो, इम्प्लीमेंट मैंने लागू करना, और 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ और हमने इसको स्वीकार कर लिया। 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। ओके, तो इसके पीछे भी लंबी कहानी है। 3-4 साल की मेहनत के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। बट ये कभी मत समझो कि जब ये संविधान नहीं था 26 जनवरी से पहले, उससे पहले हमारे देश में कानून नहीं थे। बिल्कुल हमारे देश में कानून थे और अंग्रेजी सरकार एक्ट्स के माध्यम से शासन चला रही थी। ठीक है, 1774 में सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया भारत में। और इसके द्वारा कुछ, जो उस टाइम तो अंग्रेजी राज्य भी ठीक ढंग से भारत में स्थापित नहीं था, बट कंपनी का शासन चलाने के लिए 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके द्वारा भारत में न्यायालयों की स्थापना हुई। उसके बाद 1784 में हर 10 साल के बाद एक्ट आता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी कानून। ठीक है, इंग्लैंड में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो कानून बनाती थी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, इनको बड़े होकर आप आगे क्लासेस में जाओगे तो ये डिटेल से आप पढ़ोगे कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था। उसके बाद 1813 में, 1833 में, 1856 में, इस तरह से 1866 में, 90 में एक्ट आए। और उसके बाद 1909 में हमारा संवैधानिक स्वरूप थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर नजर आने लगा। जैसे 1909 के एक्ट में मुसलमानों को रिजर्वेशन दी गई, आज भी रिजर्वेशन का प्रावधान हमारे देश में है। 1919 में हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे 2 प्रकार का शासन, द्विशासन जिसे बोलते हैं, ड्यूल शासन आया। मोटा मोटा बता रही हूं मैं। उसके बाद 1935 का एक्ट आया, और ये 1935 का जो एक्ट है ये भारत के संविधान पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। मोस्टली संविधान का हिस्सा हमारा 1935 के संविधान से लिया गया है। 1935 का बहुत ज़्यादा, कई बार पूछा जाता है कि भारत के संविधान में इनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालता है, तो 1935 का एक्ट डालता है। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत, 1946 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन के तहत कैबिनेट के कुछ मंत्री थे, ब्रिटिश कैबिनेट के कुछ मंत्री भारत आए थे,
और उसके तहत इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ और उन्होंने कहा था कि भारत में इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, हम भारत को आज़ाद कर देंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भारत को के लिए संविधान बनाएगी। बाद में जब भारत का संविधान शुरू हुआ बनना, सबसे पहले 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। इसी ने हमारा संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। 1946 में इसका गठन हुआ, पहली बैठक हुई। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भारत और पाकिस्तान का इकट्ठा संविधान बनाने के लिए बैठी थी। बट बाद में जैसे मुस्लिम अलग पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे और उसके इंडिपेंडेंस एक्ट में कहा गया कि भारत 2 डोमिनियन स्टेट होंगी, इसका मतलब पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे वो पाकिस्तान चले गए, वो वहाँ अपना संविधान बनाने में लगे और जो बचे हुए सदस्य थे हमारे देश का संविधान उन्होंने बनाया। पाकिस्तान में 1972 में पहले इलेक्शन हुए, 1956 में शायद उन्होंने संविधान बनाया था। वो संविधान डावाडोल होता रहा क्योंकि वहाँ मिलिट्री की तानाशाही चलती रही, वो एक अलग मैटर है। अब हम हमारे तरफ ध्यान देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन लोग थे। अब मुझे ये सोच के बताओ, क्या हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी होगी? क्या स्वतंत्रता से पहले अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रावधान था हमारे देश में? अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? हर 18 साल के या जो एक उम्र होती है उसको पूरा करने के बाद सबको वोट का अधिकार होना चाहिए, जिसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। मतलब सभी को वोट का अधिकार, वो नहीं थी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमारे देश में नहीं थी। जो व्यक्ति ग्रेजुएट होता, पढ़ा लिखा होता, टैक्स देता, जमींदार होता, वकील, प्रोफेसर होते, तो इस तरह से एक क्राइटेरिया निर्धारित किया हुआ था ब्रिटिश सरकार ने कि ये लोग वोट दे सकते हैं। 1.5 लाख लोग उस टाइम वोटर हुआ करते थे हमारे देश में, जबकि पॉपुलेशन हमारी 36 करोड़ थी। 36 करोड़ में से 16-17 करोड़ तो एलिजिबल वोटर होंगे ही, बट अंग्रेजों ने सिर्फ 1-1.5 लाख व्यक्तियों को ही वोट का उस टाइम अधिकार दिया हुआ था। बट हमारे देश में उस समय भी फेडरल गवर्नमेंट थी हमारे देश में। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है और नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है। उस टाइम 7 स्टेट हुआ करती थी, आज तो आपको पता ही 28 स्टेट है। इस यूनियन गवर्नमेंट के में जो है वो गवर्नर शासन करता था और उसके बाद जो स्टेट लेवल पे है वो असेंबलीज का शासन था। तो हमारे देश में 1946 में इलेक्शन हुए थे। ओके, 1946 में इलेक्शन हुए थे स्टेट गवर्नमेंट्स के। इन 7 स्टेट्स के इलेक्शन हुए थे और लोगों ने इनको चुना था। उसके बाद ये जो लोग चुनकर आए थे स्टेट असेंबलीज में, उसके बाद स्टेट असेंबली में लोगों ने इनको चुना 1946 में, और 1946 में असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी थी। तो मान लो उस टाइम पंजाब हुआ करता, हरियाणा तो होता ही नहीं था। पंजाब असेंबली के 90 सदस्य चुने गए, लोगों ने इसको चुना। इन 90 ने अपने में से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए मेंबर चुने पंजाब की तरफ से। ऐसे इलेक्शन हुआ था। मतलब 1946 में स्टेट के इलेक्शन हुए, जैसे हरियाणा पंजाब के इलेक्शन होते हैं ऐसे। उसके बाद वहाँ व्यक्ति चुने गए और उन व्यक्तियों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए मेंबर चुने। टोटल जो संख्या रखी गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए वो 389 रखी गई। मैंने अभी बताया था कि उस टाइम भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। ठीक है, 36 मतलब 38-36 के आसपास थी। तो ऐसा क्राइटेरिया लिखा गया कि 10 लाख के पीछे एक कैंडिडेट हो,
और ये भी प्रावधान किया गया कि समाज के हर वर्ग से, हर सेक्शन से, महिलाओं से, मुस्लिम से, सिख से, दलित से और साउथ नॉर्थ से, सभी से बराबर का रिप्रेजेंटेशन भारत में हो। रिप्रेजेंटेशन मैंने उनका प्रतिनिधित्व हो। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और पाकिस्तान बनने के बाद भारत की जो असेंबली थी उसमें 277 शायद व्यक्ति लोग रह गए थे। सॉरी, 277 नहीं रह गए थे, 279 रह गए थे। 299 सदस्य रह गए थे। उन्होंने संविधान बनाया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे बनाने में। डिस्कशन, वाद विवाद हुई। हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया भारतीय असेंबली में। और उसके बाद 284 लोगों ने 24 जनवरी को साइन किए 1950 को इस पर। और सबसे पहले जो साइन है वो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने साइन करने के बाद हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और हम गणतंत्र हो गए। अगले वीडियो में हम चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।